बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान की जेल में होंगे, शिबली फराज का दावा। हुकूमत घबराई हुई है, जनवरी से पहले ही घर चली जाएगी मरियम नवाज। क्या अपोजिशन इत्तेहाद से हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है? नैब एक बार फिर मुतहर्रिक, सुप्रीम कोर्ट का नैब मुल्ज़िमान की तवील हिरासत का नोटिस, जबकि हुकूमत का नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने का दावा। कानूनी तौर पर कितनी अहमियत? और FATF और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का अहम किरदार। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुरुस्त समत पर गामज़न है? ऑलरेडी जी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। और मुल्क की सियासत में इस वक्त अगर ये कहा जाए कि खिचड़ी पकी हुई है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तहारीक है। और इस एक हफ्ते में बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हो गई हैं जिसके बाद सूरत हाल एकदम से तब्दील होती नजर आ रही है। खास तौर पर सफदर अवान की गिरफ्तारी का मामला खिलाफ तवक्को बहुत ज्यादा संजीदा हो गया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से बयान दिया गया कि वफाक ने सिंध हुकूमत को खत्म करने की धमकी दी है, जबकि वफाक की तरफ से इसकी तरदीद भी कर दी गई। एक तरफ ये मामला है तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन की तहारीक भी चल रही है। नेक्टा की जानिब से थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है कि कोयटा और पेशावर में थ्रेट अलर्ट है। और कोयटा में 25 अक्टूबर को यानी कि कल के बाद परसों इतवार को ऑपोजिशन जो है वो जलसा करने जा रही है और वहां पर सियासी क़यादत को निशाना बनाए जाने का खतरा है। थ्रेट अलर्ट है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऑपोजिशन अपना जलसा मुलतवी कर देगी, और अगर अपना जलसा मुलतवी कर देती है तो फिर ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? इस तहरीक पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ दूसरी तरफ मुल्की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत है तो ये कहती नजर आती है कि मुआशी आशारियत दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकईतन हमारी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है या सिर्फ ये बयानात तक ही महदूद है। इससे पहले जो दावे और वादे किए जाते थे उन्हीं की तरह ये जो मईशत के हवाले से बातें की जाती हैं वो भी उसी जैसी ही हैं। लेकिन महंगाई पर काबू पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या ऑपोजिशन हुकूमत पर दबाव बढ़ा सकेगी? लेकिन अगर सूरत हाल ऐसे ही रहती है तो फिर ऑपोजिशन का सबसे ज्यादा प्रेशर होगा, या जो सूरत हाल हुकूमत ने खुद पैदा कर दी है महंगाई की, वो हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा भारी होगी? इस पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया सीनियर तज़किरा इम्तियाज गुल साहब। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सफदर अवान साहब की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मसला बन गया है। सिंध गवर्नमेंट तो ये कहती है कि जी हमारी मेजबानी पर सवालिया निशान उठाया गया है, वो हमारे मेहमान थे। उसके बाद CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो इस पर बजिद है कि ये हमारी हद तक है। आपको क्या लगता है खिलाफ तवक्को ये मामला बहुत ज्यादा संजीदा हो गया? और मुस्लिम लीग का जो बयानिया है उसको भी मैं समझता हूँ किसी न किसी हद तक झटका जरूर लगा है। और दूसरी बात यह है कि अगर मज़ार कायद के हवाले से कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, कुछ कवानीन और ज़वाबित मौजूद हैं और उनकी खिलाफ वर्जी हुई नाराबाजी की सूरत में, तो उसके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कानून को खुद ही हरकत में आना चाहिए था। पुलिस को उसी वक्त उसी शाम खुद मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था। वो पुलिस जो कि सिंध हुकूमत की किताबें है, और अगर पुलिस ने ये काम नहीं किया तो इसका मतलब है कि मुतल्लिका इलाके के पुलिस अफसरान भी अपने ड्यूटी, अपने फ़राइज़ की अंजामदही से कोताही के मुर्तकिब हुए हैं। उनके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्या किसी के मुतालबे पे या किसी के दरख्वास्त देने पे इस नौयत के जो हरकतें हैं उनकी FIR काटी जाएगी? तो मैं समझता हूँ कि मामला जितना उलझाया जा रहा है या उलझा के पेश किया जा रहा है, इतना अब उलझा हुआ नजर नहीं रहा। लेकिन गुल साहब, आपको नहीं लगता कराची के जलसे के बाद सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है? कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद इल्ज़ाम जो है वो अपोजिशन जमातें वफाक पर लगा रही हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने तहकीकात का मुतालबा भी किया है, आर्मी चीफ के हवाले से भी बात की। आपको लगता है कि अपोजिशन और स्पेसिफिकली अगर नून लीग की बात की जाए तो जजमेंटल हो रही है? देखिए, अपोजिशन का काम ही अपोजिशन करना होता है, जजमेंट देना होता है, हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात पैदा करना होता है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या झूठ की बुनियाद पे आप हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, या आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं वाकयात को या हकायक को तोड़ मरोड़ के। अगर आप कोशिश करें हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने की, तो वो मेरा ख्याल है कोशिशें कोई देर पा नहीं होंगी। लेकिन गुल साहब, ऑपोजिशन के जिस तरह से आपने किरदार की बात की, ऑपोजिशन अब तक हम हमेशा बात करते हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है कि ऑपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए ऑपोजिशन वो किरदार अदा कर नहीं रही है। तो अब सही मायनों में आपको लगता है कि ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करने की तरफ आई है? क्योंकि बज़ाहिर तो महंगाई का बयानिया आगे आ रहा है, तो आपको लगता है कि इसमें ज़ाती मफाद है या अवामी मफाद है, या ऑपोजिशन अपना बेहतर किरदार अदा करने की तरफ अब चल पड़ी है? देखिए, अवामी मफाद की जहाँ तक बात है, तो अगर तो अवामी मफाद का इनको ख्याल होता तो गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान
हमारी गवर्नेंस के हवाले से, रूल ऑफ लॉ, तालीम, सेहत, अच्छी हुकूमतकारी के हवाले से और जुराइम के हवाले से हमारे आशारिये इंडिसेस जो हैं वो बहुत बेहतर हो चुके होते, लेकिन गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान हम उधर ही खड़े हैं जहां 15 साल पहले थे। एक दो रैंकिंग का, दर्जों का फर्क पड़ता है। गुज़िश्ता 2 साल में वाहिद जो बेहतरी आई है वो कारोबार के लिए सहूलतकारी है, जो कि 21, 22 या 23 दर्जे पाकिस्तान की बेहतरी हुई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसके अलावा तमाम के तमाम अशारिये वहीं पे खड़े हैं और उसकी बिल्कुल सरीहन वाज़ेह वजह जो है वो गुज़िश्ता 20-25 बरसों की खराब हुकूमतकारी है। कोई इस किस्म के मामलात कुछ साल 2 साल में नहीं बिगड़ते हैं, बल्कि ये क्यूमुलेटिव या एक मजमूई असर होता है, नतीजा होता है गुज़िश्ता कई दहाइयों की बुरी हुकूमतकारी के। तो इम्तियाज साहब, इस वक्त आपको क्या लगता है फिर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है क्या? हुकूमत की गवर्नेंस पर बात होती है, महंगाई बढ़ती जा रही है, सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, मुआशी तौर पर कहा तो ये जाता है कि सही समत पर हम जा रहे हैं, लेकिन मुआशी आशारिया दुरुस्त समत में नज़र नहीं आते। ऑपोजिशन दबाव डालने में कामयाब होगी या ऑलरेडी हुकूमत इस वक्त दबाव में है? पता नहीं आप क्या पूछना चाहते हैं ना, इसलिए कि हुकूमत की गवर्नेंस की बर्बादी की जो बात है वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है कि गवर्नेंस में किस हद तक बेहतरी करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक महंगाई की बात है, बिलाशुबा बहुत महंगाई हुई है, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है, खासतौर पर जो दिहाड़ीदार है, तनख्वाहदार तबका है। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो है और उसी चैलेंज से जाहिर है उसकी मुखालिफ सियासी जमातें वो फायदा उठा सकती हैं, उठाती रहेंगी। और अगर सियासी जमातों ने फायदा ना उठाया तो जाहिर है वो फिर कोई बेवकूफ जो सियासी जमातें होंगी, अगर वो इस सूरत हाल से फायदा नहीं उठा सकती। लेकिन मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए इस वक्त महंगाई का तूफान है, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत परेशान है। तो ऑपोजिशन के इत्तेहाद से मतलब है हुकूमत पर कोई दबाव नहीं बढ़ रहा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई दबाव नहीं बढ़ रहा, लेकिन हुकूमत के लिए दबाव का जरिया सिर्फ यही नहीं है कि हुकूमत इकट्ठे होकर वो लोग जो पहले एक दूसरे का गला काटने और सड़कों पे घसीटने की बातें कर रहे थे, आज वो इकट्ठे हो गए और अवाम ने एकदम उन पे एतमाद कर दिया कि वाकई हमारे बड़े हमदर्द और खैरखां हैं। इस तरह नहीं होता है। अब अवाम बहरहाल उनमें से कोई सोचने वाले भी होंगे, उन्हें याद होगा कि ये आपस में एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो सकता कि रातों रात ये तमाम अवाम के खैरखां हो गए और अवाम ने उन पे एतमाद करना शुरू कर दिया। बहरहाल अवाम के अगर मसाइल पे वो बात कर रहे हैं तो अच्छी बात है, इससे हुकूमत को भी अपना जो रास्ता है वो दुरुस्त करने का मौका मिलेगा। तो इम्तियाज गुल साहब, इस वक्त जो थ्रेट जारी किया गया है, एक तरफ कोयटा में जलसा होने जा रहा है, दूसरी तरफ नेक्टा ने यह कह दिया कि वहां पर थ्रेट अलर्ट है, कोयटा और पेशावर में सियासी क़यादत को निशाना बनाने का खदशा है। तो आपको लगता है कि इन खदशात के पेश नज़र ऑपोजिशन अपनी तहरीक जारी रखेगी या मुलतवी कर दिया जाएगा ऑपोजिशन की तरफ से अपने तमाम तर जलसों को? देखिए, ये तो आप हुकूमत के रहनुमाओं से, अपोजिशन के रहनुमाओं से पूछें कि वो इस खतरे को या इस थ्रेट अलर्ट को सीरियसली, संजीदगी से लेते हैं या नहीं। इस पे तो हम कोई तबसरा नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी फरमाएगा, नून लीग के अंदर जो दो बयानियां चल पड़े हैं, एक तरफ मरियम नवाज ये कहती नजर आ रही थी जी इमरान खान बच्चे हैं, उनको इन तमाम तर मामलात का नहीं पता, ये बड़ों के मसाइल हैं। दूसरी तरफ शाहिद खाकन अब्बासी जो हैं वो खुद ही वजीर आजम इमरान खान पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या सूरत हाल होने जा रही है? नून लीग के अंदर ही दो बयानियां चल पड़े हैं। आपको क्या लगता है कि नून लीग अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इख्तलाफात का शिकार हो जाएगी? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मसला होगा मुस्लिम लीग की आला सफ़ों के अंदर। बाकी अब किस हद तक वो पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है, उसका तयन तो पार्टी के उन वर्कर्स ने करना है जो कि बिल्कुल ब्लाइंडली एक अंधी तकलीद कर रहे हैं अपने रहनुमाओं की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन के साथ साथ महंगाई है, और महंगाई और आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उन पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुआशी तौर पर अगर हम बेहतर होंगे, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो हुकूमत का दबाव कम होगा। ऑपोजिशन अब तक तो बेहतर तरीके से किरदार अदा नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब ऑपोजिशन इत्तेहाद बना चुकी है और जलसे जुलूसों की बातें हो रही हैं, तहरीक का आगाज़ हो चुका है, तो अपना देखना यह है कि ऑपोजिशन हुकूमत पर दबाव डालने में किस हद तक कामयाब होती है। लेकिन सबसे बड़ा हुकूमत पर दबाव इस वक्त
वक्त सिर्फ यही है कि वो महंगाई पर काबू पाए। महंगाई पर काबू नहीं पाएगी तो फिर मुल्क तरक्की नहीं करेगा बल्कि तनाज़ुली की तरफ जाएगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ को वापस लाने की बातें भी हो रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि नवाज शरीफ अगर वापस आ जाते हैं तो उससे अपोजिशन की तहारीक पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन उससे भी सबसे अहम सवाल यह है कि कानूनी तौर पर क्या पेचीदगियां हैं, क्या नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है। अगर तारीख की बात की जाए तो पहले भी बहुत सारे लोगों को वापस लाने की बातें की गई थी लेकिन उनको हुकूमत वापस नहीं ला सकी थी। तो कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस हैं और बरतानवी हुकूमत से जो कानूनी मदद मांगी गई है करप्शन के खिलाफ, इस पर बरतानवी हुकूमत कितनी पाकिस्तान की मदद करेगी और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इस कानूनी नुक्ते नजर के हवाले से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। एहतसाब और करप्शन के खात्मे का नारा बुलंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, लेकिन अब हर तरफ करप्शन और एहतसाब की बात हो रही है, अवामी मसाइल की बात नहीं होती। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे लेकिन अब हम एहतसाब की बात करेंगे, कार्रवाइयों की बात करेंगे। शाहिद खाकन अब्बासी ने खान साहब पर इल्ज़ाम लगाया है कि खान साहब ये सब कुछ करवा रहे हैं, जबकि हुकूमत ने दूसरी तरफ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए भी कमर कस ली है। नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कहा यह गया कि बरतानवी हुकूमत से कानूनी तौर पर मदद मांग ली गई है कि कानूनी तौर पर करप्शन के खिलाफ पाकिस्तान की मदद की जाए और एक खत भी लिखा गया है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन को और उसमें भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान की मदद की जाए। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के हवाले से एक नया रेफरेंस भी दायर हो गया है। नैब की कार्रवाइयां तेज होने जा रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत यह दावा करती नजर आ रही है, हुकूमती जो वुज़रा हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बाकायदा तौर पर शहजाद अकबर साहब ने यह बात की है कि जनवरी के मिड में जो है वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। तो क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाना इतना ही आसान है? कानूनी तौर पर ये जो तमाम तर कार्रवाइयां की जा रही हैं, कानूनी तौर पर ये जो तमाम तर बरतानवी हुकूमत से स्पेसिफिकली मदद मांगी जा रही है, वो कितना अहमियत रखती है और रेफरेंस दायर होने से क्या अपोजिशन की तहारीक पर असर पड़ेगा और नवाज शरीफ साहब को क्या वापस लाना इतना ही आसान है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे जो नैब कवानीन में तरमीम की बात की जा रही है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने कहा है कि केसेस में ताखीर सिर्फ इस वजह से हो रही है कि कवानीन के अंदर कुछ सुकम है। हम हमेशा बात करते हैं कि वो कौन से सुकम है, लेकिन अब तो हुकूमत खुद भी ये बात करती नजर आ रही है। इस पर हम बात करेंगे। वकास अब्रेज खान माहिर कानून है, मुझे वीडियो लिंक के जरिए प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। वकास साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास साहब, नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है? ये जो तमाम तरह इकदाम किए जा रहे हैं इनकी कानूनी हैसियत क्या है? देखिए, इससे पहले दो ऐसी नज़ीरें मिलती हैं हमें कि जिसमें हमारे बैंक ऑफ पंजाब के दो डायरेक्टरान थे जो कि अब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके थे और अदालतों ने उनकी जब डायरेक्शन दी और फिर उसके बाद हुकूमत ने वो फॉरेन जो हमारी स्टेट्स थी उनको रिक्वेस्ट भेजी तो उसके बाद उनको वापस लाया गया। लेकिन इससे पहले एट द सेम नेचर का केस है जैसा सागदार के केस जो 3 साल से पेंडिंग है, वो 3 सालों से हमारी हुकूमत जो है बारहा वो कोशिश कर चुकी है कि लीगली उनको किसी तरीके से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो हमारा एग्रीमेंट भी है बरतानिया के साथ, उसके तहत उसे वापस लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक वापस नहीं ला सके। जहां तक नवाज शरीफ साहब के केस की बात है तो एक्स्ट्राडिशन का जो लॉ है बरतानिया का, उसके तहत उनसे हम गुजारिश कर सकते हैं, अगर कोर्ट्स जो हमारी जिस तरह कोर्ट्स ने डायरेक्शन दे दी कि उनको अब्सकॉन्डर डिक्लेयर करवाने के लिए जो अखबार में इश्तिहारात है वो जारी कर दिए जाए, उसके बाद बाकायदा तौर पर जो हमारे सीआरपीसी का प्रोसीजर है सेक्शन 87 88 का, उसके तहत उनको अब्सकॉन्डर करार दिया जाएगा। जब वो अब्सकॉन्डर हो जाएंगे, मफरूर करार दिए जाएंगे, कोर्ट ऑफ लॉ से कोर्ट ये डायरेक्शन देगी कि ये मतलूब है पाकिस्तान की अदालतों में, ही इज कन्विक्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, तो उसके बाद बरतानी हुकूमत को ये इस्तदा की जा सकती है, दरवाज दी जा सकती है कि आप नवाज शरीफ को वापस भेजे। जब ये दरवाज दी जाएगी उसके बाद बहुत ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा एडिशन लॉ है उसके तहत उनके खिलाफ उनकी ही अदालतों के अंदर कार्रवाई की जाएगी और वहां पे पाकिस्तानी हुकूमत को अपने वकला के थ्रू ये साबित करना पड़ेगा कि हम इनको एक पीसफुल और एमिएबल एनवायरनमेंट देंगे कि अपने केसेस को परस्यू कर सके। क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब पे जो लाहौर के थाने शदरा के अंदर एक पर्चे का इंदराज हुआ था, तो उस पर्चे में जो डेथ पेनल्टी वाली पनिशमेंट को इम्पोज किया गया था। जो एक्स्ट्राडिशन का लॉ है वो ये कहता है कि अगर किसी मुल्क, कोई भी मुल्क आपसे कोई ऐसे कैदी के तबादले की रिक्वेस्ट करता है या ऐसे मुल्जिम की जो दरख्वास्त करता है कि जिस पे डेथ पेनल्टी के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस जो है इम्प्लीकेट हो, तो आप उसे वापस नहीं करेंगे। लिहाजा वो एक तो उनको एफआईआर से उनका नाम निकलवा दिया गया, लेकिन वो जो है पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा हेल्पफुल है। मुझे जहां तक बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ ये लगता है कि इतनी ज्यादा लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं कि पीटीआई अगर चाहे भी तो अपने 2 साल या 2.5 साल का जो इनका
टेनोर रहता है, उनके लिए नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में लाना दिस इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। अगर नवाज शरीफ साहब खुद चाहें तो वो पाकिस्तान में आ सकते हैं, पाकिस्तान की कोर्ट्स को परस्यू कर सकते हैं। और इस जिम्मे में मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए, वो प्रोटेक्टिव बेल ले, हिफाजती जमानत ले, हिफाजती जमानत लेने के बाद वो अपने केसेस को परस्यू करें। चूंकि एवन फील्ड रेफरेंस के में तो इनकी पहले ही सजा जो है वो स्ट्राइक डाउन कर दी गई है, सेट असाइड करके उनको जमानत दी गई है। जो दूसरा लजीजिया का केस है उसमें भी इनकी सजा जो है बस सस्पेंड कर दी गई थी, जिसे अरशद मलिक ने डिसाइड किया था। और इसके बाद जो फ्लैगशिप रेफरेंस है इसमें तो एक्विटल हो चुके हैं। लिहाजा अगर वो पाकिस्तान में आते हैं, हिफाजती बेल लेते हैं, अपने केसेस को परस्यू करते हैं, दिस वुड बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अप्रोप्रिएट फॉर नवाज शरीफ। तो वकास, बरतानिया का जो अपना 1974 का इमिग्रेशन के कवानीन हैं उसका भी हवाला दिया गया। उसमें कहा गया कि किसी भी शख्स को 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाए तो उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो क्या बरतानिया नवाज शरीफ को, ये तो आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आना चाहिए, ये तो आपकी राय है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि वो आए, जमानत लें, लेकिन जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे आएगी नहीं, तो क्या 4 साल से ज्यादा जो सजा होती है बरतानिया उसको डिपोर्ट कर देता है फिर? बिल्कुल जी, इस तरह की भी नज़ीरें मौजूद हैं, एग्जाम्पल्स मौजूद है। लेकिन हम जब पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान की बात करते हैं और खास तौर पे उस शख्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान के 3 दफा मुंतही प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो लिहाजा जो वहां की हुकूमतें हैं दे वुड बी वेरी मच केयरफुल इन दिस रिगार्ड कि वो नवाज शरीफ साहब को वापस भेजें या ना भेजें। चूंकि वो स्टेट्स ऐसी स्टेट्स हैं जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ और राइट टू लाइफ का जो राइट है वो सबसे पहले प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं वो तमाम लोगों के जो उनकी स्टेट्स में रहते हैं, चाहे वहां के नेटिव्स हैं या वहां पे रिहाइश पजीर हैं टेम्पररी। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि सागदार की भी सजा की गई, उनको भी जो केसेस के अंदर मतलूब थे उनकी सजा 14 साल है। इससे पहले आपने देखा अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पाकिस्तान में गद्दारी का, बगावत के बेशतर मुकदमा थे, उनकी भी जितनी सजाएं हैं लाइफ इंप्रिजमेंट तक जाती है। लेकिन कोई ऐसी नजीर, कोई ऐसा प्रेसिडेंट, कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलती कि बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन लॉज के तहत उन्हें डिपोर्ट किया हो या पाकिस्तान वापस भेजा हो। लिहाजा दिस वुड बी प्योरली डिस्क्रिशन ऑफ मियां नवाज शरीफ। चूंकि डॉक्टर लॉरेंस की और डॉक्टर चौल की जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जो उनके मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि ये ट्रैवल करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे तो इनकी जान को खतरा लाहक है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि बरतानवी हुकूमत जो है उनको इजाजत देगी या उनको डिपोर्ट करेगी और उनकी जान एट स्टेक रखते हुए उनको पाकिस्तान वापस भेजने का कोई फैसला करेगी। तो वकास पर जो हुकूमती मशीर हैं वो किन बुनियादों पर ये बात करते नजर आ रहे हैं कि 15 जनवरी तक, जनवरी के मिड तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस होंगे? क्या कानूनी तौर पर वो खुद को इतना स्ट्रांग समझ रहे हैं? क्या तमाम तर जो पेचीदगियां हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या वो ऐसी हैं कि वो इतने दावे से ये बात कर रहे हैं कि वो वापस ला सकते हैं? देखिए, इससे पहले भी बड़े दावे किए गए। लास्ट टाइम भी जब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की बात की गई, कोर्ट ने अल्टीमेटम दिया 10 तारीख का, लेकिन कोर्ट की दरख्वास्त के बावजूद, रिक्वेस्ट और ऑर्डर के बावजूद भी वो वहां पे उनका इकबाल भी कर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब वहां पे हैं आराम से। उसके बाद इश्तिहारबाजी की बात की, एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर करने की बात की। मेरा नहीं है हाल के हमारी हुकूमत के पास इतनी लीगल स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पे मियां नवाज शरीफ साहब को वापस देखें। किसी शख्स की जान से बढ़ के कोई चीज नहीं। आर्टिकल 9 है आईन पाकिस्तान का, दैट प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट टू लाइफ टू ऑल द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, जो कि राइट टू लाइफ की बात करता है कि किसी शख्स की जो जिंदगी है वो सबसे उसका बुनियादी हक है। और अगर किसी का डॉक्टर या मेडिकल कंसल्टेंट, वो भी स्पेशली लंदन का और अमेरिका का, ये बोले कि जहां पे हमेशा ये प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ उनकी रिपोर्ट के साथ अटैच किया जाता है कि वो सिस्टम उन ममालिक इतने अच्छे हैं कि वहां पे फेक, फटीशियस या बैक्शियस रिपोर्ट्स तैयार नहीं की जाती, वो ये कहते हैं अगर ये ट्रैवल करेंगे तो इनकी जान को खतरा लायक है, तो कैसे बरतानवी हुकूमत इनको वापस भेजे। लेकिन मेरा ये हाल है कि इनको वापस आना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कोर्ट्स के आर्डर उनको ये कन्विंस करने पे, उनको माइल करने पे राजी हो जाएंगे, सेटिस्फाई करें कि इनकी जान को कोई खतरा लायक नहीं है, हम इनको प्रोटेक्टिव बेल दे के वापस लाएंगे, इनको अरेस्ट नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है फिर कुछ हद तक जो है इसमें कोई गुंजाइश या दरमियानी रास्ता निकल सकता है। ये जो एक और रेफरेंसेस दायर हो गए हैं करप्शन के हवाले से नवाज शरीफ के खिलाफ, इससे जो ऑपोजिशन की तहरीक चल रही है, क्या ये जो रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं इनसे कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट पहले ही 9 के लगभग करीब रेफरेंसेस पेंडिंग है। शहबाज शरीफ इस वक्त जो मौजूदा रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं वो 4 हैं, और गुज़िश्ता 4 जो केसेस भी इन पे ज़ेर इल्तवा हैं।
टोटल उन केसेस की तादाद 8 से 9 है। मरीम नवाज साहबा के अगेंस्ट जो रेफरेंसेस हैं वो 3 है। लिहाजा अगर इन तमाम केसेस को अगर हम देखें, और कल काशिफ बड़ी एक जबरदस्त कल इंप्रूवमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी है हमारी एहतसाब अदालतों के कि जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केस हैं या मेगा मनी करप्शन के जो केसेस हैं वो 179 जो लिस्ट एक जारी की गई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में ये जो 179 पॉलिटिकल फिगर्स के केसेस हैं उनमें 900 अरब रुपए के करीब करप्शन की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग से, मनी एम्बेजलमेंट और करप्ट प्रैक्टिसेस से 900 अरब रुपया इस कौम का लूटा गया और कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं हमारी एहतसाब अदालतों के 30 डेज के अंदर इन केसेस का फैसला किया जाए। एट द सेम टाइम कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन हमारी वफाकी काबीना को दी है जिसमें उनको 120 जो है नैब कोर्ट्स के क्याम को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की है, बल्कि हुक्मनामा दिया गया है कि हमारी वफाकी काबीना भी इन चीजों पर अमल करे। एट द सेम टाइम अगर ये 179 केसेस जो है डिसाइड कर दी जाते हैं, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा काशिफ, चूंकि मैं नैब की प्रैक्टिस भी करता हूं, कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 24 नैब कोर्ट्स हैं जो एक्टिवेटेड हैं और अगर 24 नैब कोर्ट्स को ये डेली बेसिस पे ये केसेस अलॉट कर दिए जाए तो एक नैब कोर्ट के पास 8 केसेस आते हैं और अगर इनको डेली बेसिस पे डिसाइड कर दिया जाए 900 अरब रुपया जिनके एलिगेशन इनके अगेंस्ट इंपोज किए गए हैं, जिसमें आसिफ अली जरदारी हैं, जिसमें शर्जील मेमन है, जिसमें डॉक्टर आसिम है, जिसमें मरियम नवाज है, जिसमें शबाज शरीफ है, जिसमें नवाज शरीफ है, हकान अब्बासी हैं, ये तमाम वो लोग हैं अगर इनके अगेंस्ट ये पैसा रिकवर कर लिया जाता है जिस तरह नैब ने इन पे एलिगेशन एक्विजिशन लगाए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि 900 अरब हमारे सबसे जो छोटा सूबा है उसके साथ सालाना बजट का हाफ ये बनता है, तो ये बहुत बड़ी कारकर्दगी होगी। और इस जिमन में लेकिन विकास उधर सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शंस दी, उन्होंने ये भी पूछा कि नैब जो है वो मुकदमात में ताखीर क्यों हो जाती है, तो मुशीर दाखिला जो एहतसाब हैं शहजाद अकबर, उन्होंने तो कह दिया है केसेस में ताखीर इसलिए होती है क्योंकि कवानीन में सुकम है। सुकम नहीं है, मैं आपको गुजारिश करना चाहूंगा, किसी किस्म का कोई सुकम नहीं है, इसमें हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है, हमारी प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड जो अपराध हैं वो नैब में भर्ती नहीं किए गए। देखें काशिफ, नैब में जितने भी केसेस में बड़ा एक हुजम जो है ना वो वाइट कॉलर क्राइम से पर्टेनिंग केसेस का है, और जब आपके पास वाइट कॉलर क्राइम को ट्रेस करने के लिए बंदे मौजूद नहीं है, अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो बैंकिंग एक्सपर्ट्स आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास बेहतरीन इंटेरोगेटिव ऑफिसर्स मौजूद नहीं है, तो आप अदालत के सामने क्या रखेंगे? अदालत ने फैसला करना है शवाहिद की बुनियाद पर, और ये शवाहिद इकट्ठे करेंगे आपके प्रोसिक्यूटर्स, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स और बैंकिंग को समझने वाले। और एट द सेम टाइम लास्ट बात करूंगा कि सेक्शन 28 है नैब ऑर्डिनेंस का, वो ये कहता है कि चेयरमैन नैब इन केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए, नैब के सिस्टम को बेहतर करने के लिए एडवाइजर भर्ती कर सकते हैं, कंसल्टेंट्स भर्ती कर सकते हैं। लिहाजा 900 अरब रुपए की अगर मालियत या अमाउंट को रिकवर करने के लिए 10 करोड़ या 20 करोड़ के ये वकला, प्रोसिक्यूटर्स या टेक्निकल एक्सपर्ट्स ले लेते हैं तो ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं होगा, इनको लेने चाहिए। और ये 900 अरब रुपए की जो एलिगेशन इंपोज की जाती है ये इनको इकट्ठा करके रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाना चाहिए। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। वकास अब्रेज खान माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ को वापस लाने की जो बातें हो रही हैं उस पर कानूनी तौर पर बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ को वापस लाना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की बहुत बातें की गई थी, सागडार साहब के मामले पर, अल्ताफ हुसैन के मामले पर, लेकिन नवाज शरीफ जब तक खुद ना चाहें उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। और बरतानवी हुकूमत से जो मदद मांगी जा रही है उसमें बरतानवी हुकूमत को कानूनी तौर पर यह साबित करना पड़ेगा पाकिस्तान को कि नवाज शरीफ को यहाँ पर खतरे नहीं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, FATF का 3 रोजा इजलास हुआ, इसके अलावा पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉबिंग कितनी मजबूत करने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने को शुक्रिया। और पाकिस्तान ने हमेशा से कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, इसका सेहरा पाक फौज को जाता है, लेकिन इंटरनेशनली हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मुआवनत करता रहा है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, FATF का 3 रोजा इजलास भी होता रहा, इससे पहले भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा था 2013 के बाद से, और उसके बाद पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान को कहाँ पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होता है तो किन किन ग्राउंड्स पर पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत होती है। खासतौर पर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी दहशतगर्दाना
रोजाना कार्रवाइयां होती हैं, पाकिस्तान को बॉर्डर पर भारत के हवाले से हमेशा मुख्तलिफ संजीदगी का सामना करना पड़ता है, सिचुएशन हमेशा वर्स्ट रहती है, लेकिन भारत का नाम ग्रे लिस्ट में नहीं जाता। क्या भारत की इंटरनेशनल लॉबिंग ज्यादा स्ट्रांग है? पाकिस्तान को इंटरनेशनल लॉबिंग पर काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ जो गैर जरूरी लॉबिंग की जाती है इंडिया की तरफ से, उसको पाकिस्तान किस तरह से टैकल कर सकते हैं? और खासतौर पर जो FATF के इजलास होते हैं और पाकिस्तान को इनहैंस्ड लिस्ट में डाल दिया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और पाकिस्तान को किन ग्राउंड्स पर मजीद काम करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक इंटरनेशनली इमेज है, जो पाकिस्तान की साख है, वो मुतासिर ना हो। साबिक सफीर शाहिद अमीन साहब मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाहिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में होता है तो पाकिस्तान को किन ग्राउंड्स पर काम करने की जरूरत होती है? इससे पहले भी 2013-14 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा और तब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया था, लेकिन जब जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है तो किन ग्राउंड्स पर पाकिस्तान को काम करने की आपको समझते हैं आपकी जरूरत दरपेश रही है? असल में FATF की तरफ से बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं। एक लंबी लिस्ट है जो पाकिस्तान को दी गई है और उसमें हम पिछले 2-3 साल से उस पर काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी हुई है। लेकिन देखिए, हमें एक हकीकत का एतराफ़ करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बहुत सिलसिला रहा है और ये हमारी बदकिस्मती है। उसका अफ़गान जिहाद से भी ताल्लुक़ है और दीगर इस्लामी इंतहा पसंद ग्रुपों की यहाँ मौजूदगी का भी एक वजह है। अल-कायदा और ये जो है तहरीक तालिबान TTP ख़ास तौर पे, फिर ये कि तो ये कहना कि हमको कोई नाजायज़ तौर पे सिंगल आउट किया जा रहा है, ये मेरे ख़्याल में हक़ाइक़ से थोड़ी सी चश्मपोशी है। लेकिन पिछले 2-3 साल में मैं समझता हूँ कि बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। ख़ास तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान ने एक बड़ा इसमें मौसर किरदार अदा किया है और अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से अब मुल्क में बहुत अमन व अमान है। एक ज़माने में आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पे क्या हालात थे, तो उसके मुकाबले में बहुत कुछ हासिल किया गया है। और ये जो ग्रुप है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक बैनुल-अक़वामी इदारा है। 39 मेंबर हैं, उसमें से 4 एक लिहाज से पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं, जिनमें चीन भी है। शाहिद अमीन साहब, पाकिस्तान को इनहैंस्ड लिस्ट में भी रखा गया था, जरा थोड़ा सा ये वाज़ेह कीजिएगा, इनहैंस्ड लिस्ट क्या होती है? जब कोई भी मुल्क इनहैंस्ड लिस्ट में चला जाता है तो फिर क्या उसके ऊपर मॉनिटरिंग ज़्यादा तेज़ हो जाती है? और इससे पहले जब हम 2013-14 में ग्रे लिस्ट में रहे थे तो तब भी क्या हम ग्रे से निकले थे या सिर्फ ऑब्जर्वेटरी पोजिशन में आए थे? जी, यकीनन हम एक ज़माने में से निकले थे। एनहांस लिस्ट का मतलब यह है कि हमारे ऊपर ज़्यादा मॉनिटरिंग हो रही है, ज़्यादा एक लिहाज से सख्ती हो रही है। लेकिन जो उनकी पिछली रिपोर्ट थी लास्ट टाइम की, उसमें ये इस बात का एतराफ़ किया गया था कि पाकिस्तान ने काफ़ी कुछ पेशरफ्त की है, जो मुख्तलिफ उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी उनको पूरा करने में। बाकी को भी मैं समझता हूँ इस वक्त जो हमारी रिपोर्ट जाएगी, अभी पिछले दिनों आपको मालूम है हमारी पार्लियामेंट ने कई क़वानीन भी पास किए हैं, काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो मैं इस बारे में पुरुम्मीद हूँ कि मामला पाकिस्तान के हक़ में ही जाएगा। यकीनन हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होंगी और हिंदुस्तान के बाद दोस्त भी शामिल हैं उसमें, लेकिन हमारे भी दोस्त शामिल हैं, चीन है और ये दीगर ममालिक ऐसे हैं, प्लस यूरोपीय मुल्कों के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं नहीं समझता उनमें से कोई पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी का जज्बा या मुखालफत का जज्बा रखेगा। एक बात अलबत्ता मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें जी, कि ये जो हमने दबाव में आन के मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दाम उठाए हैं, उससे बाज़ चीज़ें हमारे आवाम के लिए भी बड़ी मुश्किल हो गई हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि बैंकों में अकाउंट रखना जो एक मुसीबत बन गई है। बड़े हर वक्त हर किस्म के सवाल जवाबात किए जाते हैं, अक्सर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है और ये कहा जाता है ये सर्टिफिकेट लाओ, वो प्रूफ करो। गोया कि आम जो बैंक में जो हमारा अकाउंट होल्डर है वो उसके लिए काफ़ी दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं। मैं आप दूसरी बात करूँगा नेशनल सेविंग सेंटर का, ये बड़ी अच्छी स्कीमें हैं ख़ासतौर पे ओल्डर लोगों के लिए, पेंशन वगैरह की। अब पिछले उनका एक रूल था कि जब आगे अगर अकाउंट होल्डर मर जाता है तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसके जो सक्सेसर है उनको उसका फ़ायदा जाता रहेगा। अब जो नए रूल आए हैं उसमें कहा गया है कि नई सक्सेशन सर्टिफिकेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। इससे बड़ी लोगों को तकलीफ़ होगी, बड़ी दुश्वारियाँ होंगी। तो इसलिए हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो हमारे मसाइल हैं उनको भी पेश करे। और मैं नहीं समझता कि बैनुल अक़वामी इदारा चाहेगा कि आम पाकिस्तानी को इस कम की दुश्वारियाँ आए। कहीं ना कहीं कोई हमारा कमज़ोर काम किया जा रहा है, होमवर्क ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसके नतीजे बेतहाशा पाकिस्तानियों को दुश्वारियों का भी सामना हुआ है, इस वक्त सामना है।
तो शाहिद साहब, अगर भारत की हम बात करें तो भारत दहशतगर्दों की मुआवनत करता है। इस चीज़ के सबूत भी बारहा पेश किए गए। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं जिसके पीछे भारत का हाथ होता है। तो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भारत का नाम क्यों नहीं इस सारी सूरत हाल में जाता? क्या भारत की इंटरनेशनल लॉबिंग मजबूत है, या भारत क्या इकदाम करता है जो पाकिस्तान हमेशा इकदाम करता है उसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख लिया जाता है? या ये बात आपकी सही है कि भारत जो है गेट्स अवे विद, असल में भारत का के हक में चाहता ये है कि एक बड़ा मुल्क है, एक बहुत बड़ी इकानमी है। ज़्यादातर दुनिया के ममालिक आपने देखा कश्मीर के सिलसिले में एतराज़ करने पे से गुरेज करते हैं। ये इसकी वजह यही है कि भारत का एक असर रसूख है, वो उसके बड़े साइज़ से है, इतनी बड़ी मार्केट है। मिसाल के तौर पर आपने देखा फ्रांस ने इतने बड़े मालूम नहीं $10 बिलियन $15 बिलियन का अभी उनको हवाई जहाज़ बेचे हैं। रूस जो है वो मालूम नहीं कितने $1 बिलियन का सामान भेज रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं माने आती हैं, लेकिन साथ ही में ये भी कह सकते हैं कि भारत में दहशतगर्दी का वो सिलसिला नहीं रहा है जो हमारे यहाँ रहा है। मिसाल तो कि हमारे यहाँ तो एक ज़माने में अलकायदा और तालिबान और मालूम नहीं क्या क्या फोर्सेस थी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसके अपने ख़ास तारीख़ी वजूहात थी। तो वो उस लिहाज से भारत में वो उस कम का तजुर्बा नहीं रहा है, इसलिए उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आपकी बात सही है कि भारत में मुस्तकिल हमारे यहाँ दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व नज़र आता है, बलूचिस्तान में और दीगर जगह पे। तो इसकी दुनिया में ना इसका कोई निशानदेही की जाती है, ना भारत की गिरफ्त की जाती है, एक पार्शियलिटी तो ली जाती है। तो हमारी डिप्लोमेसी को इसमें ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है। और बहरहाल जो उनके यानी आपको सबूत के साथ जाना पड़ेगा, सिर्फ इल्ज़ाम से नहीं जाना पड़ेगा कि आप साबित करें कि किस हद तक भारत जो है दहशतगर्दी में मुलव्वस है, कौन सी टेरर फाइनेंसिंग हो रही है। आखिर वो हमारे ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं और हमारे खिलाफ शहादतें वहाँ पे ले जाते हैं। तो हम भी तो इंडिया के ख़िलाफ़ काफ़ी कुछ मटीरियल जमा करके बैनुल अक़वामी इदारे के सामने पेश कर सकते हैं। तो लेकिन शाहिद साहब, सबूत की अगर बात करें तो सबूत के तौर पर तो कुलभूषण बिल्कुल सामने है, हमने पकड़ा। उसके बाद भी एक दो ऐसे वाकयात हुए, आलमी अदालत इंसाफ में भी ये मामला चला गया। सबूत भी होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि इल्ज़ाम लगाया जाता है। भारत के पास तो सबूत भी नहीं होते, भारत सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा होता है। क्या इंटरनेशनल लॉबिंग स्ट्रांग करने की ज़रूरत है? भारत की वो स्ट्रांग है या पाकिस्तान की भी स्ट्रांग है? नहीं, जाहिर है कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मैंने जिक्र किया कि भारत इसलिए गेट अवे करता है कि दीगर ममालिक जिसको कहते हैं कि जानबूझ के चश्मपोशी करते हैं, उनको मालूम है, लेकिन क्योंकि उनके मफादात हैं कि भारत के साथ उनके ताल्लुकात ना बिगड़े, इसलिए वो ज़्यादा कुछ हंगामा नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना, जो निस्बतन छोटा मुल्क होता है या मजबूर मुल्क होता है उसका तो हर एक का बस चलता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई कर ले, लेकिन ये कि बड़ी मुल्कों पे हाथ डालने से वो थोड़े से गुरेज़ा हैं। लेकिन ये बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं और हमारी डिप्लोमेसी और लॉबिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर टेररिज्म ऐसी चीज़ है जिसमें दुनिया में बिल्कुल इत्तेफाक है कि इसको ये काबिल बर्दाश्त चीज़ नहीं है, और इंडिया की जो सिलसिले में मुलव्वस होने के हमारे पास सबूत है। आपने यकीनन कहा कल कुलभूषण की एक बात है, और भी जो कुछ हमारे पास, अगर बलूचिस्तान के बारे में हम मुस्तकिल इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो जो शहादतें आ रही हैं उनको दुनिया के साथ शेयर करने की ज़रूरत है, लॉबिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, मीडिया को ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत है। वेस्ट में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हम मीडिया के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। सही। शाहिद साहब, मेरा आखिरी सवाल, जो पीस प्रोसेस है पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम किरदार रहा है, और अफगानिस्तान में जो अमन है वो पाकिस्तान के हक में भी है, अफगानिस्तान के हक में भी बेहतर है। लेकिन भारत सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है, और अफगान सदर की तरफ से ये बात कही भी गई थी। अब्दुल्ला के सरबराही में जब वफ्द पाकिस्तान पहुंचा था तो तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। गालिबन वो इशारा भारत की तरफ था। भारत क्या इसमें भी अब आपको लगता है रोड़े अटका रहा है अफगान अमन अमल में, और मजीद अटकाएगा? कम से कम वो मददगार तो नहीं है, और ना सच्ची बात है उनकी का रोल कोई बनता है। पाकिस्तान का तो आपको मालूम है अफ़गानिस्तान के साथ एक बराह रास्त एक ताल्लुक़ है, एक कॉमन बॉर्डर है, और ये जनरली एग्री किया जाता है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मामला जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। भारत का वो वहाँ पे वो हैसियत नहीं है, लेकिन इसके मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इशारे हैं वो यही हैं कि वो अफ़गान अमल के बीच में कोई रोड़े उठा रहा है, और वहाँ पे बदगुमानी का सिलसिला जारी है। मैं अफ़गानिस्तान के मसले से मेरा काफ़ी कुछ ताल्लुक़ रहा है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बदकिस्मती से अफ़गान अवाम में एक तासुर डेवलप हो गया कि पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में
मदाखलत करता है और हम पख्तूनों की हिमायत करते हैं, दीगर ग्रुप जो है उस वजह से हमारे बारे में कम से कम कोई ना कोई उनके शुकूक शुबात हैं। तो यही चीज़ आपने देखा उनके हुक्मरानों में है कि बारहा कारज़ाई हो या मौजूदा हुक्मरान हैं, और ये ख़ुद अब्दुल्ला तो ख़ास तौर पे माजी के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के बारे में बहुत ही एक किस्म के मुखालफाना किस्म का एक रवैया अख्तियार किया था। लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी अब्दुल्ला पाकिस्तान में आए तो उनके मुंह से हमने कोई अच्छे अल्फाज सुने, और ये उनका कहना कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ये हमारे लिए बिल्कुल एक वेलकम बात है, क्योंकि उसमें एक एतराफ़ है कि ऐसा किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है, और कौन कर रहा है इसके ऐसी चीज़। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुक़ात जितने बेहतर होंगे, इंडिया का रोल उतना ही कम होता जाएगा। इस वक्त भी कम हो रहा है। मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि पहले के मुकाबले में इंडिया का डिप्लोमेटिक रोल अफ़गानिस्तान में कम होता जा रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान को दरख्वास्त की ना कि आप बीच में पढ़ के मामलात को बेहतर करें, तालिबान के साथ डायलॉग करें। अब अमेरिका ने इंडिया से तो नहीं करना, इंडिया की वो हैसियत ही नहीं है। तो एक लिहाज से हमारा, मैं समझता हूँ, डिप्लोमेटिक पॉस्चर जो है अफ़गानिस्तान में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इंडिया का कम होता जा रहा है। और जितनी सिलसिले में कामयाबी होगी आप देखिएगा इंशाल्लाह, हिंदुस्तान के बारे में जो हमारा अंदाज़ा है कि अफ़गानिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है, उसके मौक़े कम होते जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। शाहिद अमीन साहब साबिक सफ़ीर मेरे साथ मौजूद थे और तमाम सूरत हाल पर बात कर रहे थे। पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में होता है तो पाकिस्तान को नुकसान तो होते हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को, भारत जिस तरह से इंटरनेशनल लॉबिंग करता है, पाकिस्तान को भी अपनी इंटरनेशनल लॉबिंग मजबूत करने की ज़रूरत है और तमाम तर शहादतें पेश करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।